इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे। उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा
और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद। आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे ख़त्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो?
पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सदायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार ज़रूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे
कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई। फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए। कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहाँ घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हो। चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस के जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था।
सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हों। अचानक कब्रों में से भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज़ सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश दो भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीज़ें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।